ठीक है बच्चों, हम लोग अब आज की क्लास को तो स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की क्लास आपके सामने है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th rth and r plus 1th terms in the expansion of 1 plus x की whole power n are in the ratio 1:3:5। चाहे आप x plus 1 की whole power n लिखिए, चाहे आप 1 plus x की जगह x plus 1 की whole power n लिखिए, बात एक ही होती है। तो बच्चों इसके एक्सपेंशन में जो हमारे पास रेशियो गिवन है वो गिवन है r माइनस वनथ और rth और r प्लस वनथ टर्म्स के रेशियो गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ के क्वेश्चंस का मतलब भी समझा करिए आप लोग। लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वनथ rth और r प्लस वनथ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इन द रेशियो दिस, फाइंड n and r। तो बच्चों मैंने आपको आंसर भी दे दिया था। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले वो हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चाहे आप x प्लस 1 की होल पावर n लिखिए, चाहे 1 प्लस x की होल पावर n लिखिए, बात एक ही होती है। ठीक है। तो जो r माइनस वनथ टर्म अगर आपको लिखना है, तो मैंने आपको r माइनस वनथ टर्म अगर आपको लिखना है तो r माइनस वनथ टर्म को लिखने के लिए आपको उसको tr प्लस 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको tr प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा tr माइनस 2 प्लस 1। तो आप चेक कर सकते हैं, ही कहलाएगा। और 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में जो r माइनस वन टर्म होगा वो होगा nc। r माइनस वन टर्म में यहाँ पे r की जगह आएगा r माइनस 2। 1 की पावर तो आप कुछ भी करिए 1 ही रहेगी, और यहाँ आ जाएगा x की पावर r माइनस 2। तो ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए कि आपने लिखा क्या है। तो बच्चों r माइनस वनथ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि जो कोफिशिएंट है r माइनस वनथ टर्म का वो ये है, दिस इज nc r माइनस 2। ठीक है ना। कोफिशिएंट का बच्चों मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट से भी होता है। इसके बाद बच्चों आपको rth टर्म लिखना है, तो rth टर्म को भी आपको लिखने आना चाहिए। अगर आप rth टर्म लिखना चाहते हैं तो rth टर्म को लिखने के लिए आपको यहाँ माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि आप tr प्लस 1 का फॉर्म जानते हैं तो आपको उसी फॉर्म में बार बार एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो बच्चों ये rth टर्म को लिखने का तरीका होगा ncr माइनस 1। 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही रहेगी, इंटू x की पावर r। तो बच्चों ये जो कोफिशिएंट है, ये वाला कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को हम कहेंगे, ये कौन सा कोफिशिएंट है, ये rth टर्म का कोफिशिएंट है। और बच्चों अगर हम r प्लस वनथ टर्म लिखना चाहते हैं तो पहले से r प्लस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये होगा ncr x की पावर r। और बच्चों जो ये वाला कोफिशिएंट है, ये वाला कोफिशिएंट कौन सा है, r प्लस वनथ टर्म का कोफिशिएंट है। तो बच्चों आपको कोफिशिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स किस टर्म के कौन से हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अब बच्चों हमें इन कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया है 1:3:5। तो बच्चों हमें पास गिवन है कि NCR माइनस 2, NCR माइनस 1, NCR, इनका जो रेशियो है बच्चों वो गिवन है 1:3:5। ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है। ठीक है। अब जब बच्चों ऐसा गिवन है तो आगे का काम तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पे दो इक्वेशंस, दो अननोन है, आप उसको बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए NCR माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। ये किसके इक्वल है, 1:3 के। और NCR माइनस 1 होल डिवाइड बाय NCR, ये किसके इक्वल है, 3/5 के। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों यहां से दो इक्वेशंस, दो अननोन है, इसको हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करना बता रखा है, तो आप इसको यूज करिए अपना टेक्निक और उसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे, जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया है उसको आप यूज करेंगे। और साथ ही में बच्चों एक स्टैंडर्ड भी आप यूज कर सकते हैं जरूरत करने पर। बच्चों आपको ये याद रखना होगा, कभी कभी भी NCR और NCR माइनस 1, मतलब अगर आपके पास रेशियो हो दिया हो कि NCR अपॉन NCR माइनस 1, मतलब ये हो सकता है 14C3 अपॉन 14C2 लाइक दिस, या 15C5 अपॉन 15C4 लाइक दिस। अगर इस तरह का
रिलेशन आपके पास कभी भी दिया हो तो आप उसको बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं कि n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इसको बच्चों आप बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह का रिलेशन आपको दिखाई दे। लेकिन अगर आप नहीं याद रख पाते तो भी चलेगा, फिर आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको जो टर्म सिखाए गए उनको आप यूज करेंगे। जैसे बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल r। तो बच्चों ये टर्म्स आपको शायद अब क्लियर हो गए होंगे कि मैंने एनसीआर की डेफिनेशन लगाई है। फिर आप लगाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1। और बच्चों अगर आप उस रिलेशन को नहीं यूज करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए वो रिलेशन हम यूज करेंगे तो वो रिलेशन यहाँ पे यूज हो सकता है जल्दी से, क्योंकि वो तो डायरेक्टली अब आपको समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन यहाँ पर इस तरह से यूज किया जा सकता है। तो बच्चों अगर एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 की वैल्यू पता है तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अगर आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं तो आपको फिर से समय लगेगा। तो बच्चों ये होता है काम करने का तरीका। और बच्चों अगर यही जो टेक्निक है, यही वाली टेक्निक, इसको अगर हम यहां पर फिर से लगाएं तो यहां पे भी आप लगा सकते हैं, यहां पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसका फॉर्म है ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए क्या है, अगर एन सी आर माइनस 1 है तो न्यूमिनेटर में क्या है, उससे एक कम है। देखो उससे एक कम है, क्योंकि अगर एनसीआर न्यूमिनेटर में होता है तो एनसीआर माइनस 1 डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें कि यहां पर जस्ट उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, यहां पे दिया है एनसीआर माइनस 1 और यहां उसका एक कम दिया है एनसीआर माइनस 1 माइनस 1, मतलब एनसीआर माइनस 2। तो बच्चों अगर आप ये स्ट्रेटेजी यहां पे लगाना चाहें तो एन की जगह एन है, एन की जगह एन है, और आर की जगह क्या है, आर माइनस 1 है। ध्यान दीजिए एन की जगह तो एन है, आर की जगह क्या है, आर माइनस 1 है, यही तो है, प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 हो गया। तो बच्चों अगर आप उसको सिंप्लीफाई ना करना चाहें तो आप इसका डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं, दिस इज एन माइनस आर, आर की जगह क्या है, आर माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 एन माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आर। लेकिन बच्चों ये उसका रेसिप्रोकल है तो उसको आर को आप ऊपर कर दीजिए और उसको आप नीचे कर दीजिए, यानी जस्ट आप इसका रेसिप्रोकल करके लिखिए तो आपको बात समझ में आएगी। तो आप यहां पे क्या कर देंगे, इसको 1 अपॉन कर दीजिए, ठीक है। तो और ये वैल्यू कितनी दी है, 1/3 दी है। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो बच्चों यहां से इक्वेशन बन गई ना, क्या बनी, r अपॉन एन माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 और r अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। तो बच्चों आपको शायद ये टर्म्स समझ में अब आ गए होंगे कि ये टर्म्स मैंने लिखे क्या है। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि सब किस तरह से अपने काम को करते चले जा रहे हैं। और बच्चों न्यूमरेटर में यहाँ पर r माइनस 1 था तो आप उसको r माइनस 1 ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर माइनस 2। तो बच्चों अगर आप इस तरह के स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे तो आपसे बड़ी जल्दी से इक्वेशन आपको बिना फैक्टोरियल कैंसिल वैंसिल किए डायरेक्ट मिल जाएगी। और बच्चों अगर ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है बच्चों आपका n इज इक्वल टू 7 और r इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r माइनस 1, a की पावर r प्लस 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a की होल पावर n are in AP, prove that n square minus n time 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equal to 0। ऐसा रिलेशन आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों ये तो आप लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई खास काम है नहीं है, इसमें तो आपके पास
कोई खास काम नहीं है। पहले क्या था, पहले आपके पास टर्म्स के कोफिशिएंट थे, अब आपको ये कोफिशिएंट डायरेक्टली चाहिए। किसके चाहिए? ए आर की पावर ए की पावर आर माइनस वन, ए की पावर आर, ए की पावर आर प्लस वन। तो बच्चों ये तो काम अब और भी आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चंस तो और भी आसान हो गए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में साफ सुथरा दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन में साफ सुथरा दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं कि द कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर आर माइनस वन, ए की पावर आर, ए की पावर आर प्लस वन in binomial expansion of 1 plus a की होल पावर n, ठीक है ना। r क्या होंगे बच्चों, ये तो a की पावर अगर r माइनस वन है तो पक्का इसका कोफिशिएंट क्या होगा, nc r माइनस वन ही तो होगा, क्योंकि ये टर्म नहीं है, दिस इज द कोफिशिएंट हमको लिखना है a की पावर r माइनस वन का। तो अगर बच्चों 1 प्लस एक्स की होल पावर n में अगर आप कोई भी टर्म लिखते हैं तो एनसीआर में जो c की में r होता है वही x की पावर में भी होता है, r होता है कि नहीं होता है भाई, एनसीआर x की पावर n माइनस r, a की पावर r लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो जो a की पावर में r होता है वही c के बेस में भी r होता है। तो a की पावर अगर r माइनस वन का कोफिशिएंट चाहिए तो कैसे लिखा जाएगा, उसमें r माइनस वन ही तो होगा। और अगर आप इसको ना समझ पाए तो आप ऐसा कर लीजिए, एक जनरल टर्म पहले लिख लीजिए, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये आपने किस में लिखा है, एक्स प्लस ए की होल पावर एन के एक्सपेंशन में ऐसा सोचा आपने। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये आपको लिखना है कि 1 प्लस ए की होल पावर एन में, तो कैसे लिखेंगे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स तो गायब होगा क्योंकि 1 है, ये हो गया ए की पावर आर, ऐसे तो लिखेंगे। अब बच्चों आप क्या चाहते हैं कि ए की पावर आर का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखिए, ए की पावर आर का कोफिशिएंट क्या है, एनसीआर, यही तो है। तो बच्चों ए की पावर आर माइनस वन का कोफिशिएंट क्या होगा, वो एनसीआर माइनस वन होगा। ए की पावर आर प्लस वन का कोफिशिएंट क्या होगा, वो एनसीआर प्लस वन होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। अब इसको करिए, तो बच्चों ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ये कोफिशिएंट्स होंगे ए की पावर आर माइनस वन, ए की पावर आर, ए की पावर वगैरह के जो भी कोफिशिएंट्स है वो कोफिशिएंट्स होंगे एन सी आर माइनस वन, एन सी आर और एन सी आर प्लस वन, ये कोफिशिएंट्स। और बच्चों हमारे पास क्लियर कट गिवन है कि ये कोफिशिएंट्स जो है ये एपी में है, यानी कि 2 टाइम्स एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस वन प्लस एनसीआर प्लस वन। आप इस तरह के रिलेशन को लिखेंगे। इस तरह के रिलेशन को लिखने के बाद आप पूरी स्ट्रेटेजी लगाएंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। तो जल्दी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में एनसीआर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, उस बात को मैं दोहराता हूं, मैंने आपको बताया था कि NCR अपॉन NCR माइनस, ये क्या होता है, ये होता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये बताया था। तो बच्चों ये उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी NCR अपॉन NCR माइनस वन, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R अपॉन n माइनस आर प्लस होगी, समझ गए। उसके बाद बच्चों यहां पे देखो, यहां क्या लिखा है, नीचे है एनसीआर, ऊपर है एनसीआर प्लस वन, यानी अगर हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें आर की जगह आर प्लस वन आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अगर एनसीआर प्लस वन है तो नीचे उसका एक कम है, देखो आर प्लस वन से एक कम करेंगे तो आर ही तो आएगा। तो ये तो फॉर्म डायरेक्टली एज इट इज ऐसे लगा हुआ है, बस आपको करना ये है कि इस स्टैंडर्ड में आर की जगह आर प्लस वन से आपको रिप्लेस करना है, तो कर लेंगे आप। तो क्या करेंगे, आप r को r प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो r को r प्लस वन से आप रिप्लेस कर देंगे, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 2 इज इक्वल टू
r अपॉन n माइनस r प्लस 1 प्लस, ध्यान से देखो कितना हुआ, n माइनस r माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया n माइनस r अपॉन r प्लस 1। तो बच्चों आप होपफुली समझ गए होंगे कि कितनी जल्दी फैक्टोरियल वाले टर्म्स को मैंने हटा दिया है, और अगर आप इस स्टैंडर्ड को यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको भारी भरकम फैक्टोरियल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे आप थक जाएंगे। तो बच्चों ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों इस बात को आप समझ गए होंगे 100%। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो बच्चों आपके पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो वही आएगी जो आपको प्रूफ करनी है। वो इक्वेशन वही आएगी जो आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए बच्चों वो इक्वेशन निकल करके आ गई। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आप इसको आप रिव्यू कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज क्वेश्चन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ find the coefficient of x की पावर 5 in expansion of 1 plus x की whole power 21 plus 1 plus x की whole power 22 plus 1 plus x की whole power 23 प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर 30। ये है बच्चों। तो क्या लिखा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना। कैसे निकालेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी? सबसे पहले बच्चों इतनी बड़ी जो सीरीज दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें, ये सीरीज जो है, ये आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टोटल इसमें 10 टर्म्स है। और ये 10 टर्म्स अगर आप ध्यान से देखें, ये 10 टर्म्स किसमें है, जीपी में। ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो 1 प्लस एक्स है। तो अगर आप जीपी के 10 टर्म्स का सम जानते हैं तो पहले उससे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो जीपी के 10 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, ए आपका फर्स्ट टर्म है, ब्रैकेट में आर की पावर एन। तो बच्चों आर की पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो बच्चों 1 प्लस एक्स माइनस। अब आप चेक कर लो। तो बच्चों ये जो सम आ रहा है 10 टर्म का, तो अगर आप ध्यान से देखिए इसके डिनोमिनेटर में x है और ब्रैकेट में आ रहा है 21 और 10। 21 और 10 कितना हुआ, 31 हुआ। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 21। ये बच्चों आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये निकल करके कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर समझ गए होंगे होपफुली क्या निकल के आ रहा है। अब बच्चों आपको चाहिए क्या, यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 चाहिए इस एक्सप्रेशन। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आप इसके एक्सपेंशन में x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालिए, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालिए, है ना। तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट जब दोनों में आएगा और वो x से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली वो x की पावर 5 का कोफिशिएंट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों आपको करना क्या है कि इस वाले एक्सप्रेशन में आपको x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है, इस वाले एक्सप्रेशन में भी आपको x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है। तो वो तो लिखना आप जानते हैं, क्या होगा 31c6 x की पावर 6, यही तो होगा इसमें। इसमें क्या होगा 21c6 x की पावर 6, यही तो होगा। लेकिन बच्चों जब ये ऑटोमेटिक x से डिवाइड होगा तो ये x की पावर 5 का ही तो कोफिशिएंट बन जाएगा। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हुआ, वो आपके सामने है, वो आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, आपका फाइनल आंसर सिर्फ कोफिशिएंट्स है। दिस इज 31c6 माइनस 21c6। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए,
नेक्स्ट कंसेप्ट है टू फाइंड द न्यूमेरिकली greatest term in binomial expansion। ठीक है, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म किस तरह से निकालते हैं, ये थ्योरी आपको समझनी है। अब बच्चों न्यूमेरिकली अगर आप कहें और एल्जेब्रिकली अगर आप कहें तो इन दोनों बातों में अंतर होता है। अगर आप एल्जेब्रिकली कहेंगे तो एल्जेब्रिकली का मतलब कुछ और है, न्यूमेरिकली कहेंगे तो उसका मतलब और है। जैसे बच्चों मैंने आपको यहां पर कुछ नंबर्स दे दिए, -2, -5, -20, -20 और 25, 27 और -100, लाइक दिस। इस तरह से मैंने आपको नंबर दे दिए। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, तो आप कहोगे एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू है वो है 27। 27 इज एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, क्योंकि बाकी टर्म में तो माइनस लगा, वो छोटे हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा, तो आप कहोगे +27। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, तो आप कहोगे -100। तो न्यूमेरिकली का मतलब होता है हम सिर्फ इसकी वैल्यू यानी उसके मॉडुलस यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो बच्चों अगर हमसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें अगर नंबर में माइनस साइन है भी तो हम उसको जज नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे, वही उसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू के बराबर होगी। समझ गए आप? तो न्यूमेरिकली और एल्जेब्रिकली में डिफरेंस होता है। लेकिन एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा कि एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालो। अगर एल्जेब्रिकली के लिए लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा कि आपको विद साइन कंसीडर करना है। न्यूमेरिकली का मतलब आपको जो सबसे बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू हो उसी को बताना है। अब बच्चों अगर आप एक एक्सपेंशन कंसीडर करें तो एक एक्सपेंशन में क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, जैसे आपने लिखा a + b की होल पावर n, आप लिखते हो nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n-1 b, nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर, nc3 a की पावर n-3 b3। ऐसे ही तो चलते चले जाते हो, लास्ट में a की पावर कम होते होते 0 हो जाती है और b की पावर n हो जाती है। यही तो होता है। लेकिन बच्चों अगर आपने एपी पढ़ी है तो बिल्कुल आपको एपी की तरह इसमें सिमेट्री नजर आएगी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। कैसी सिमेट्री नजर आती है, अगर आप ध्यान से देखें कि आगे से और पीछे से, मतलब आगे से पहला टर्म और पीछे से पहले टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू सेम होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो NC0 होता है और NCN होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया था कि NCR किसके इक्वल होता है, वो NCN-R के बराबर होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो बच्चों बिल्कुल यहां पर AP वाला ही कंसेप्ट होता है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो आगे से और पीछे से इक्विडिस्टेंट अगर हम उनकी वैल्यूज लेंगे तो सेम होगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये होता है कि जो NC0 की वैल्यू है वो NC1 के बराबर होगी, जो NC1 की वैल्यू है वो उससे पहले जब टर्म आएगा NCN-1 उसके बराबर होगी। समझे कि नहीं? तो बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि जस्ट ये एपी की तरह ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चों हुआ क्या कि आपने इसके एक्सपेंशन में पहले आपने T1 टर्म लिखा, T1 टर्म लिखा हुआ है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड T1 टर्म, फिर T2 टर्म, आपने T1, T2, T3, T4 ऐसे करके Tn टर्म्स तक लिखा है ना। तो बच्चों इसमें मिलेगा क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखो कि T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होगी, T3 T2 से बड़ी होगी, फिर T4 की वैल्यू T3 से बड़ी होगी, ऐसा होता चला जाएगा कि नहीं? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट में भी आपको पूरा समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि पहले तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू बढ़ रही थी, फिर वो एपी में की प्रॉपर्टी होने की वजह से कि आगे वाले से पहला टर्म और पीछे वाले से पहले टर्म की वैल्यू बराबर होती है,
जिसकी वजह से पहले तो वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी, उसके बाद एक ऐसा टाइम होगा कि उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, फिर वो सेम होने लगेगी, फिर क्या होने लगेगी, रिपीट करने लगेगी। लेकिन एक पॉइंट बच्चों ऐसा जरूर आएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि जहां पर उसकी वैल्यू बढ़ते 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 वहां पर एक जगह उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसी मैक्सिमम वैल्यू जो हमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है, मैक्सिमम वैल्यू को निकालना होता है। उसी को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपको समझना होगा कि ये जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये निकालते कैसे हैं, इसका तरीका क्या होता है। तो बच्चों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे आपने लिखा a प्लस बी की होल पावर n, ये आपने लिखा। तो बच्चों a प्लस बी की होल पावर n में एक टर्म होगा rth टर्म, एक होगा r प्लस वनथ टर्म, एक होगा r प्लस टूथ टर्म। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो r प्लस वनथ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, वो rth टर्म से ज्यादा है। ऐसा हम एक रिलेशन एज्यूम कर लेते हैं। एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम अपने मन में एज्यूम कर लेते हैं कि r प्लस वनथ टर्म की जो वैल्यू है वो rth टर्म से ज्यादा है। जब ज्यादा होगी तो इससे कौन से r आपके पास प्रेडिक्ट होकर के आएंगे, फिर आपके पास एक जनरल रिलेशन बनकर के तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको तो यही तो बताया कि T2 की वैल्यू बढ़ी है T1 से, फिर T3 की वैल्यू बढ़ी है T2 से, फिर T4 की वैल्यू बढ़ी है T3 से। तो अगर आप इसको जनरलाइज करें तो हर Tr प्लस 1 किससे बड़ा है, Tr से बड़ा है। यही तो मतलब हुआ कि आगे आने वाला टर्म पीछे वाले टर्म से बड़ा है। तो अगर हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें तो क्या निकल करके आएगा, ये आपको सोचना। तो बच्चों Tr प्लस 1 क्या होगा, इसको जरा लिखिए, ये होगा NC, अब लिखना स्टार्ट करिए, NCr, x की जगह बच्चों क्या है, a, देखो x की जगह क्या है, a। भाई Tr प्लस 1 आप कैसे लिखते हैं, NCr a की पावर n माइनस r, ठीक है, क्योंकि पहले आप x लिखने की आदत थी, हमने x की जगह a लिख दिया है। तो अगर x की पावर n माइनस r लिखते हैं तो x की जगह a है तो आप a की पावर n माइनस r लिखेंगे इनटू b की पावर r। बोलिए आप कंफर्टेबल है, तो ये r टर्म हो गया। और बच्चों अगर आपको tr टर्म लिखना है तो उसको लिखने के लिए आपको -1 +1 इस तरह के फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी NCr -1, ऐसी तो लिखोगे NCr -1 इंटू a की पावर n माइनस r प्लस 1। a की पावर में क्या आएगा, n माइनस आर होता है तो n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा इंटू b की पावर r माइनस 1, इंटू b की पावर r माइनस 1। तो बच्चों ये rth टर्म की वैल्यू हो गई। अगर आप rth टर्म की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वो यहां पे आप लिखोगे दिस इज NCr -1 a की पावर n माइनस आर प्लस 1 इंटू बी की पावर क्या लिखोगे, r माइनस 1, ऐसी तो आप लिखोगे उसको। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों को टर्म को एक तरफ ले आते हैं, मतलब रेसिप्रोकल में, NC n माइनस लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया a की पावर n माइनस आर प्लस 1। ध्यान से देखना, a की पावर n माइनस आर प्लस 1 इंटू b की पावर r माइनस 1। ग्रेटर देन क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और बच्चों ये तो आप जानते ही हो कि NCr अपॉन NCr माइनस 1, इसको सर ने, मतलब मैंने आपको कई दफे बताया है कि NCr अपॉन NCr माइनस 1 क्या होता है, ये होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। ये वैल्यू तो हो गई सिंप्लीफाई। अब a के टर्म्स कलेक्ट करो, तो बच्चों a की पावर नीचे ही बचेगी क्योंकि n माइनस आर n माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे b की पावर -1 है, ऊपर आकर के b की पावर +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए। अब बच्चों यहां पे हमको r का एक रिलेशन चाहिए, तो आप यहां से r की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ठीक है, r की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करो। तो कैसे कोशिश करोगे, तो आप कहोगे सर इसको पहले लिखते हैं n अपॉन r माइनस r अपॉन r हो गया 1
प्लस 1 अपॉन आर। ध्यान से देखिए, एन अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू बी बाय ए, इंटू बी बाय ए। इसको ग्रेटर देन करके ए बाय बी भी आप लिख सकते हो, ए बाय बी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहां से आपको आर की वैल्यू हर हालत में निकालनी है। अगर आप आर की वैल्यू निकाल ले गए तो आपका काम यहां से बनना चालू हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी और एक रिलेशन निकलेगा, वो होगा, मैं आपको रिलेशन लिख करके दे रहा हूं, वो रिलेशन होगा बच्चों n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए बाय बी, 1 प्लस ए बाय बी लेस देन आर। तो बच्चों यहां से जब आप आर की वैल्यू प्रेडिक्ट करोगे तो आर की वैल्यू कुछ इस तरह से निकल के आएगी, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए बाय बी लेस देन आर, इस तरह से निकलेगी। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, आप इसी रिलेशन को आगे कंटिन्यू कर दो और लिखो n प्लस 1 अपॉन आर ग्रेटर देन ए बाय बी प्लस 1। देखो आ गया, यानी कि बच्चों ये r, इसके बाद अगर आप r को सेपरेट करोगे तो r आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप चेक कर लो, ये वैल्यू निकल करके आ गई है और बस इसमें आप यहां पर इसको ग्रेटर कर लीजिएगा। तो बच्चों ये वैल्यू निकल करके आ चुकी है, अब आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वैल्यू बच्चों हो सकती है। तो बच्चों टी आर प्लस 1 मैंने ग्रेटर देन टी आर माना, उससे आपका एक रिलेशन निकल आया। उस रिलेशन में आपको क्लियर कट सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और ये जरूर याद रखिएगा कि यहां पर ये ग्रेटर और इक्वल टू दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये दोनों वैल्यूज बराबर भी हो सकती है, मतलब टी आर प्लस 1 टी आर के बराबर भी हो सकता है ग्रेटेस्ट वैल्यू पे, और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बच्चों लेकिन कंडीशन ये निकल के आती है, तो जिस बच्चे को ये कंडीशन समझ में आती होगी तो उसका काम यहां से बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ समझ में न भी आए तो आप डायरेक्टली एक रिलेशन याद रख लीजिए। वो रिलेशन मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। वो रिलेशन ये है बच्चों कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है। वो रिलेशन आपके मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, दिस इज आर लेस देन इक्वल टू, r less than equal to n plus 1 upon 1 plus b by a। b by a है कि a by b है वो आप चेक कर लीजिएगा, दिस इज a by b। तो 1 plus a by b ये हो गया। और बच्चों a और b पर मॉड लगा दीजिएगा, क्योंकि जो है a और b पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों ही एक पॉजिटिव नंबर की तरह यहाँ पे ट्रीट किए जा रहे हैं, क्योंकि वही मैंने एक्सपेंशन अभी कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि यहां पर मैंने आपके साथ किया क्या। तो बच्चों आपको अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए आपको इस तरह के रिलेशन को यूज करना होता है। अब यूज करने के लिए क्वेश्चंस में आप कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे बच्चों आपके पास मान लीजिए अगर r आपका इंटीजर आ गया, लेट्स से m बिलोंग टू कोई इंटीजर है, ठीक। अगर r बच्चों आपका इंटीजर आ गया तो आपके जो टर्म होंगे वो tr और tr प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, समझ गए आप। और बच्चों अगर आपका r इंटीजर ना आकर के क्या आ गया, कोई फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन, लाइक मान लो जैसे 4.5 आ गया, 4.4 आ गया, लाइक दिस फ्रैक्शन आ गया कोई, ठीक है, डेसिमल्स में आ गया, तो बच्चों इसमें जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो होगा, इस फ्रैक्शन को हम k मान लेते हैं, तो दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ k प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट। ये बच्चों आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ k है, जैसे 4.5 होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 4 हो जाएगा, 4.4 होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका होता है। तो बच्चों कभी भी आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो तो आपको इस तरह की थ्योरी को फॉलो करना होता है।
और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आपको 2-3 क्वेश्चन अभी हम आपको बताते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वो 2-3 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए मैं आपके दे रहा हूं करने के लिए। तो बच्चों आपके पास यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आपके पास बच्चों एक रिलेशन लिखा हुआ है। उस रिलेशन को जरा आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। रिलेशन है बच्चों 1 + x की होल पावर 10 में आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। अब बच्चों 1 + x की होल पावर 10 में जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो आपको बताना है। तो ग्रेटेस्ट टर्म आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप कैलकुलेट क्या करेंगे, n+1 अपॉन 1 + mod a/b। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट होते ही आपको r पे रेस्ट्रिक्शंस पता पड़ जाएगी। तो देखिए बच्चों r पे रेस्ट्रिक्शन क्या आ रही है, तो r पे रेस्ट्रिक्शंस आप देखते चले जाइए क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा करके आप चेक करिए कि r आपका क्या आ रहा है। सबसे पहले तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, r जो है आपका 4.4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4.4 आ रहा है। ये वैल्यू जब आप डालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो r की जगह आपका 4.4 आ रहा है। ठीक है, सारी वैल्यूज आप डाल के चेक कर लीजिए। और ये एक्सपेंशन है बच्चों 1 + x, x की वैल्यू बच्चों 2/3 है होल पावर 10। तो बच्चों a की जगह 1 है और b की जगह यहाँ पर 2/3 है। तो r की वैल्यू 4.4 है। इसका मतलब आपका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो t r+1 यानी 4.4 का इंटीग्रल पार्ट मैंने बताया था लेते हैं, तो आपका फिफ्थ टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी को यहाँ पे यूज किया। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि अगर r की वैल्यू डेसिमल्स में आती है तो मैं उसका इंटीग्रल पार्ट लूंगा और +1 करूंगा तो वही उसका ग्रेटेस्ट टर्म कहलाएगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद बच्चों आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूं। द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x की होल पावर 54 व्हेन x इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 1, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एक बार, तो ये है 1 + 3x, x की जगह 1/3 है, होल पावर 54। तो बच्चों ये हो गया आपका 1 + 1 की होल पावर 54। दैट मीन्स a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है। तो इसका मतलब इसको आप कैलकुलेट करेंगे जो मैंने एनालिसिस बताई, तो उससे आपका r आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो देखिए बच्चों r आपका क्या निकल करके आ रहा है, 27.5। तो 27.5 का इंटीग्रल पार्ट 27 होगा, यानी कि आपका 28th टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और अगर आप उसकी वैल्यू लिखना चाहें तो मैंने वैल्यू भी डाल दी है, तो ये वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, जहां पर x आपका क्या है 1/3 है। तो ये होता है बच्चों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका। उसके बाद बच्चों अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है, न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x की होल पावर 50। तो आपकी बच्चों जो एक्सपेंशन दिया है वो है 3 - 5x, माइनस को इस तरह लिख दो प्लस और ब्रैकेट में लिख दो -5x, x की वैल्यू क्या है 1/5। इस तरह से बच्चों आप करोगे होल पावर 50। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इसमें 3 है और b की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक, b की वैल्यू -1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो आपका काम चल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से r की वैल्यू आप निकालना स्टार्ट कर दीजिए। जब r की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि r की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है। देख लीजिए r की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है और वो 4 के बराबर आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे T4 और T5 आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो T4 आप कहिए चाहे T5 कहिए, बात एक ही है, क्योंकि T4 और T5 में एल्जेब्रिकली और एब्सोल्यूट वैल्यू में अंतर है। मतलब एक वैल्यू माइनस में है और एक वैल्यू प्लस में, बस इतना ही अंतर आएगा सिंप्लीफाई करने पर। तो आप समझ गए होंगे कि जब
इंटीजर होता है r, तो उस केस में दो वैल्यूज हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो वैल्यू और उसके आगे वाली वैल्यू वो दोनों ही सेम वैल्यूज देती हैं। मतलब एक +100 होगा तो एक -100 होगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट देखें तो दोनों ही 100 है, इसलिए हम दोनों टर्म्स को कंसिडर करते हैं। तो बच्चों ये होता है इसका कंसेप्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए आपको कुछ तो करना नहीं है, बस आपको ये जो वैल्यू बताई r इज इक्वल टू n+1 1 प्लस मॉड b बाय a बाय b, इसी वैल्यू से आप प्रेडिक्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब आप होपफुली इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों हम लोग आगे के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा समझिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। आप कोशिश करिएगा ये क्वेश्चन आप ही से हो जाए, मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x की whole power m is 6। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x की whole power m is 6। और दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों मैं साथ में लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, if the coefficient of r minus fifth and 2r minus 1th terms in expansion of 1 plus x की whole power 34 are equal, then find r। ठीक है, if the coefficient of r minus 1th and 2r minus 1th terms in the expansion of 1 plus x की whole power 34 are equal, find r। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में वेट कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपको जो दो क्वेश्चंस दिए हैं, उन दो क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, आप अपने आंसर मैच करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए क्या है। लिखा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपको 1 प्लस x की होल पावर m में क्या चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो बेटा इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर इसका आप जनरल टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा, जनरल टर्म होगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr। x की जगह तो 1 है, 1 से कुछ होगा नहीं, इंटू a की पावर r, यानी x की पावर r। सर 4। यस बेटा 4 आएगा आंसर। यानी बच्चों अगर आप इसको एक्स स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपको r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है nc2। क्या है, nc2। अब आप समझ गए होंगे। अब बच्चों आपके पास यहां पर 1 प्लस एक्स की होल पावर m है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोएफिशिएंट होगा mc2। तो mc2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 गिवन है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए और m की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये होगा फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया, m निकला, m माइनस 1 बाहर निकला, अंदर m माइनस 2 रह गया। m माइनस 2 को m माइनस 2 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, m माइनस 2 को m माइनस 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, बचेगा m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये बचेगा। इसको बच्चों जब आप सिंप्लीफाई करोगे दिस इज बिकम्स क्वाड्रेटिक इन m। और बच्चों जब ये m में क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक बार m की वैल्यू 4 आएगी और एक बार m की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है ना, m जो है पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर होल में
मैंने अभी तक पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव इंडेक्स के लिए आपको सिखाया है, तो m निगेटिव नहीं हो सकता, तो आप m जो है पॉजिटिव ही लेंगे, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों लिखा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th 2r माइनस 1th टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे टर्म्स के कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन इसके पहले वाले कोफिशिएंट में डिफरेंस था। इसके पहले वाले कोफिशिएंट में था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। और r माइनस 5th टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको r माइनस 5th टर्म लिखना है, तो r माइनस 5th टर्म लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा r माइनस 6 प्लस 1, तभी जाकर के r माइनस 5th टर्म बनेगा। यानी अगर आप tr प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस एक्स की होल पावर 34 के एक्सपेंशन में आप r माइनस 5th टर्म का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो r माइनस 5th टर्म तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे, ये r माइनस 5th टर्म है, r माइनस 6 प्लस 1। तो लिखेंगे कैसे? दिस इज NCR, x की जगह तो 1 है, इंटू a की पावर r। a क्या है बच्चों? a है आपका x, x की जगह r माइनस 1। तो बच्चों जो r माइनस 5th टर्म में देखिएगा, जो r माइनस 5th टर्म का जो कोफिशिएंट है, तो वो क्या कोफिशिएंट क्या है? वो कोफिशिएंट है ये r माइनस 5th टर्म का कोफिशिएंट वो ये है। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। अब आप बात समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज द डिफरेंट थिंग, और अगर किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो इसमें डिफरेंस बनाए रखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब बच्चों आपको लिखना है 2r माइनस 1th टर्म। तो 2r माइनस 1th टर्म कैसे एडजस्ट करेंगे? हम इसको लिखेंगे 2r माइनस 2 प्लस 1। तो बच्चों देखो tr प्लस का फॉर्म हमने बना दिया। ये 2r माइनस 1th टर्म है, कैसे लिखेंगे? दिस इज NCR, ठीक है, NCR, ठीक है। x की पावर n माइनस r यानी 1 की पावर इंटू a की पावर r यानी x की पावर 2r माइनस 2। तो बच्चों ये 2r माइनस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट क्या है? वो ये है कोफिशिएंट। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्वेश्चन में दिया है कि दे आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे? इनको आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। हम इनको आपस में क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया? इनको आपस में इक्वल कर दिया, और जैसे ही इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहां पर आंसर निकल करके आ जाएगा। लेकिन अब आप पूछेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। कभी भी बच्चों अगर NCR NCS के इक्वल हो, NCR NCS के इक्वल हो, तो ये बच्चों तभी पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ जब R भी S के इक्वल हो और R प्लस S N के बराबर, ठीक है ना। तो बच्चों जब ये बातें एग्जिस्ट करती हैं तभी NCR NCS के बराबर होता है। इसका मतलब बच्चों यहां पे लिखेंगे R माइनस 1 इज इक्वल टू 2R माइनस 2। एक तो R आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं आप? एक तो R आपको यहां से मिल जाएगा, बस यहाँ पे आप एक चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे R माइनस 6 लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। दिस इज R माइनस 6, ठीक है, दिस इज R माइनस 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो आप यहां से लिख सकते हैं R माइनस 6 इज इक्वल टू 2R माइनस 2। एक इक्वेशन तो यहां से बन सकती है, अगर यहां से R आ जाएगा तो ठीक है। यहां से R सॉल्व करने पे -4 आ रहा, तो -4 तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि R तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। R या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगी R प्लस S इज इक्वल टू N, यानी कि R माइनस 6 प्लस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 34। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहेगा 40, और 14 एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसका मतलब ये आपका आंसर माना जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये स्टैंडर्ड पता होगा तो इस स्टैंडर्ड को यूज करके आप आंसर बेहद जल्दी निकाल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया। बच्चों जरा एक बात और देख लेते हैं
जैसे 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन कंसिडर करिए, तो ये क्या होगा, ये होगा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n, ये हो गया। और बच्चों अगर हम इस रिलेशन में x की जगह 1 पुट कर दे इस पूरी इक्वेशन में, तो x की जगह 1 पुट करते ही सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आ जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो 2 की पावर n होता है। क्या होता है? 2 की पावर n होता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो 2 की पावर n होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको आज के बाद ध्यान रखना होगा, द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 की पावर n। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2 की पावर n। और बच्चों इसमें मजे की बात ये है कि अगर आप उसमें x की जगह -1 पुट करें, जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 की पावर n, दैट मींस ये 0 हो जाएगा। और यहां आएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 डॉट 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 ncn -1 की पावर n। तो बच्चों आपको मजे की बात ये है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम पूछा जाए तो वो तो 2 की पावर n है, लेकिन अगर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो ऐसे केसेस में उन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो 0 होगा। और बच्चों हमें करना क्या होता है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दूसरी वाली को इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते ही हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है। देखिए क्या आ रहा है, दिस इज 2 की पावर n इज इक्वल टू, जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बच्चों c1 c3 c5 वो कैंसिल होते चले जाएंगे। आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे nc0 प्लस nc0, मतलब 2 टाइम्स nc0 nc2, ठीक है, nc4 जो इवन नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम आ जाएगा। 2 को आप नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-1। तो बच्चों 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू nc0 c2 c4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये भी एक स्टैंडर्ड होता है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो उन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 0, और अगर इवन नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम पूछा जाए तो वो 2 की पावर n-1। हम बार बार ऊपर n नहीं लिख रहे हैं, n अंडरस्टूड है तो बार बार नहीं लिखा जाता, इससे कंफ्यूजन होता है। ओके, अगर हमने दो इक्वेशंस को ऐड किया तो ये आ गया। अगर हम कह रहे हैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करो तो आपके पास एक और रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक और रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये रिलेशन कैसे आया था, ये आया था बाय एडिंग 1 and 2। क्या आया था? बाय एडिंग 1 and 2। अगर आप क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो बच्चों उससे भी एक रिलेशन आ जाएगा। माइनस करिए तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-0, दैट इज 2 की पावर है। माइनस करेंगे तो इवन नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएंगे। भाई साइन चेंज होगा ना, तो प्लस का माइनस, तो इवन नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपस में 2 टाइम्स आ जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें ऑड नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, उनका जो सम होगा वो सम वही आएगा जो इवन नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आया था। अब आप चेक कर लीजिए पहले उसको, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, क्योंकि ये भी नीचे आ जाएगा तो 2 की पावर n-1 कहना है। तो बच्चों ये रिलेशंस होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे, ये सभी बच्चों को पता होते हैं, आपको भी आज के बाद पता होने चाहिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, उनमें ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, तो इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है।